हेलो दोस्तों। तो मैं अपनी अगली वीडियो लेकर हाजिर हूँ। सुबह के 8 बजे हैं और हम आपके सेवा में एक और वीडियो लेकर हाजिर हैं जो आरआरबी ग्रुप डी व आरआरबी के सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम अब तक 1400 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं अपने पिछले 23 वीडियो में। अब हम लोग अपनी 24वीं वीडियो को देखेंगे और उनमें प्रश्नों को संग्रहित जो है उन्हें सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इनसे ही प्रश्न आपको बता दें कि इनसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें और इन्हें प्रीवियस ईयर को करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 9 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने के लिए कितना काम करना पड़ता है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि Q जो W इज इक्वल टू होता है विभवांतर गुणे आवेश। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई सिर्फ करना है 20 जूल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन पहले भी वीडियो में कराया जा चुका है। अब हम लोगों को देखना है 401 नंबर क्वेश्चन से। तो कह रहा है कि दो बिंदुओं के बीच 4 कूलम का आवेश ले जाने में किया गया कार्य, उनके बीच विभवांतर 18 वोल्ट है। तो बस इन दोनों का फिर क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या आ जाएगा, 18 चौक का क्या होता है 72 जूल होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज बटा समय को क्या कहते हैं। तो आप जानते हैं कि Q इज इक्वल टू आई टी होता है। Q इज इक्वल टू आई टी। तो पूछ रहा है कि Q अपॉन में T क्या होता है। तो I होता है, इलेक्ट्रिक धारा होती है। ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है कि 12 ओम के एक प्रतिरोध में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इस प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा ज्ञात करें। तो 1 मिनट में कह रहा है, तो 1 मिनट को हम क्या करेंगे, 60 सेकंड मान लेते हैं और 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो Q का मान पूछ रहा है। तो Q इज इक्वल टू आप जानते हैं कि आई टी होता है। तो 1 गुणे 60 मतलब 60 कूलाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12 ओम का इसमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। तो कह रहा है कि विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट द्वारा 5 मिनट में 0.8 एम्पियर की धारा खींची जाती है। परिपथ में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करिए। तो इसके लिए फॉर्मूला आप जानते ही हैं कि Q इज इक्वल टू आई टी होता है आवेश की मात्रा ज्ञात करने के लिए। तो 5 मिनट है तो 5 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो 5 छः के 30, 30 सेकेंड, 5 छः के 30, 300 सेकेंड हो जाएगा। 300 सेकेंड को क्या करेंगे, 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे। आ जाएगा कितना हो, तो 240 कूलाम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा, ए सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते। कह रहा है कि यदि समान क्षमता की दो आवेशित वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाता है तो होता क्या है, उसको देखेंगे। कह रहा है कि बिजली नकारात्मक से सकारात्मक की ओर प्रवाहित होती है, बिजली सकारात्मक से नकारात्मक की तरफ प्रवाहित होती है। बिजली प्रवाहित नहीं होगी, चुंबकीय प्रेरण का प्रवाह होगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि बिजली प्रवाहित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। फिर से एक बार पढ़ लेंगे। क्या कह रहा है कि यदि समान क्षमता के दो आवेशित वस्तुओं को एक साथ जोड़ दिया जाता है, मतलब कि आवेश दोनों के समान है, मतलब कि धन धन है तो प्लस प्लस है तो प्लस प्लस है और माइनस माइनस है तो माइनस माइनस। तो प्लस और प्लस को जोड़ देंगे तो वही धारा प्रवाहित होगी जब तक माइनस नहीं मिलेगा, या जब तक माइनस माइनस होगा प्लस नहीं मिलेगा तो धारा प्रवाहित होगी नहीं होगी। तो वही कह रहा है बिजली प्रवाहित नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट में 10 मिनट में 0.75 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करिए। वही 10 को मिनट को क्या करिए, Q वाले फॉर्मूले से, Q इज इक्वल टू आई टी वाले फॉर्मूले से 10 मिनट को क्या करिए, 60 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 0.75 का उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना हमारा आ जाएगा, तो 450 कूलाम आ जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। Q इज इक्वल टू आई टी 60 का मल्टीप्लाई करेंगे 600 मिनट, 600 सेकंड आ जाएगा। 600 गुणे 75 आ जाएगा 450 कूलाम। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम लोग कूलाम्स लॉ पे देखेंगे क्वेश्चन, कूलाम के नियम पे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण बल को नियंत्रित करने के लिए नियम लगाया था। तो चार्ल्स कूलाम आप जानते ही हैं। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र
बल क्या होता है, तो वर्ग के साथ, दूरी के वर्ग के साथ क्या होता है, घटता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी सही जवाब हो जाएगा। दूरी के साथ क्या होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। कह रहा है कूलाम का नियम क्या कहता है। तो कूलाम का नियम, ऑप्शन बड़े थोड़े ज़्यादा हैं, उनको ध्यान से पढ़ना है आपको। देखिए कह रहा है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण बल का परिणाम दो आवेशों के गुणनफल की मात्रा के गुणनफल के साथ साथ उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह ऑप्शन थोड़े से मिस्टेक के कारण गलत है, पहला वाला। दूसरा वाला कह रहा है कि देखिए क्या कह रहा है कि आवेश के गुणनफल के साथ साथ उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। गुणनफल के साथ साथ गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऐसा ऑप्शन कहीं रहेगा तो सही होगा। फिर कह रहा है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण के बल का परिणाम दो आवेशों की मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा उनकी वर्ग की दूरी के अनुक्रमानुपाती होती है। उल्टा कर दिया है, तो ये उल्टा करने के कारण जिसको अनुक्रमानुपाती करना है उसको व्युत्क्रमानुपाती, और जिसको व्युत्क्रमानुपाती उसको अनुक्रमानुपाती कर दिया, गलती कर दिया है। फिर तीसरा कह रहा है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण बल का परिणाम दो आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच के वर्ग दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यही ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या होगा, सही होगा। इसी में सही सही बता रहा है कि क्या होगा कि एक जो आवेश होंगे वो क्या होंगे, अनुक्रमानुपाती होंगे और दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गई। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कि अब हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट से एक क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि श्रेणी परिपथ का एक उदाहरण है। तो श्रेणी परिपथ का उदाहरण कौन सी है, तो सजावटी लाइटें, जो सजावटी लाइटें होती हैं घर पे लगाई जाती हैं, वो क्या है, श्रेणी के परिपथ की एक एग्जाम्पल है। कह रहा है कि एक फ्यूज का कार्य सिद्धांत होता है, तो कैसा होता है, विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा, विद्युत धारा द्वारा जो उत्पन्न ऊष्मा होती है वो फ्यूज तार का कार्य का सिद्धांत होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है विद्युत परिपथों में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण के रूप में हानियां होती हैं, तो किसके रूप में, तो ऊष्मा के रूप में। ऑप्शन नंबर बी, ऊष्मा के रूप में हानियां होती हैं। कह रहा है कि एक लघुपथित परिपथ में धारा कैसी होती है, तो अत्यधिक तेजी से बहती है। अरे छोटा परिपथ होगा तो तेजी से धारा बहेगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा है, तो क्या होती है, सभी प्रतिरोधों में बराबर होती है। श्रेणी संयोजन में जब भी धारा बहेगी तो सभी प्रतिरोधों में क्या होगी, बराबर होगी। कह रहा है कि कई प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करने में इनमें किसके समतुल्य माना जाता है। समतुल्य किसके माना जाएगा कि चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर इसका ए है। कई समांतर क्रम में क्या करने पर, जो संयोजित करने पर, यह किसके समतुल्य माना जाएगा, तो चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि के समतुल्य माना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि फ्यूज तार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि यह उपकरण के श्रेणी क्रम में संयोजित होता है, तो हाँ श्रेणी क्रम में संयोजित होता है फ्यूज तार। कह रहा है कि यह निम्न गलनांक वाले पदार्थ से बना होता है, बिल्कुल निम्न, तभी तो गल जाता है जब अधिक भार होता है, तो जब ज़्यादा भार होता है तो गल जाता है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएंगे इसके सही जवाब। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर परिपथ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो समांतर परिपथ में क्या होती है, तो समांतर परिपथ में निवल धारा अलग अलग धाराओं में हमेशा अलग अलग धाराओं से हमेशा कम होती है। दूसरा कह रहा है कि समांतर परिपथ में अलग अलग प्रतिरोधों के टर्मिनलों के बीच विभवांतर हमेशा समान होता है। फिर कह रहा है कि समांतर परिपथ में निवल प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग से हमेशा अधिक होता है। तीसरा डी वाला कह रहा है कि समांतर परिपथ में निवल प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग से हमेशा कम होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, क्योंकि हमेशा अलग अलग प्रतिरोधों के योग से निवल प्रतिरोध जो होता है वह कम होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए तो याद रखेंगे कि समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है तो सभी का जो योग होगा प्रतिरोधों का वह हमेशा क्या होगा, नेट रेजिस्टेंस से हमेशा क्या होगा, कम होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्यूज के रूप में प्रयुक्त तंतु से अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर वह क्या होता है, गल जाता है। फ्यूज तार क्या किस लिए बनाया जाता है, कि ज़्यादा धारा बहे तो गल जाए। ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है त्योहारों के समय भवनों में लगाई जाने वाली लाइटों झालरों का उदाहरण है किसका, तो श्रेणी क्रम का, भी तो ऊपर पढ़े थे हम लोग
ये किसका उदाहरण है? तो श्रेणी क्रम का, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है कि विद्युत पारेषण लाइटों के लिए इनमें से मुख्य रूप से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो किसका है? तो तांबा का। पारेषण मतलब भेजने के लिए, तो पारेषित करने के लिए तो तांबा का उपयोग किया जाता है। अगला कह रहा है कि विद्युत परिपथ में की गति से विद्युत धारा बनती है, तो किसकी गति से हो? तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनों की गति से, ऑप्शन नंबर ए। इलेक्ट्रॉन प्रवाह करते हैं तभी तो धारा बहती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत वाहक बल का मान ई के बराबर होता है, तो ई इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? तो डब्ल्यू अपॉन में क्यू के बराबर होता है। विद्युत वाहक बल का मान ई किसके बराबर होता है? तो डब्ल्यू अपॉन क्यू के, ऑप्शन नंबर बी के बराबर होता है, याद रखेंगे इसको। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होए? तो किसके द्वारा संभव है? तो इलेक्ट्रॉन की गति के कारण, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है कि आरेख क्या प्रदर्शित करता है? तो ये जो आरेख है वो खुले परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति को प्रदर्शित करता है। यादृच्छिक मतलब रैंडम गति को, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही जवाब। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए दोनों तरफ से बंद नहीं है वो सर्किट, और इधर का उधर यादृच्छिक मतलब इधर उधर गति कर रहे हैं कौन? तो इलेक्ट्रॉन, वही दिखाया गया है। कह रहा है कि वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि लैंपों को एक श्रेणी परिपथ में जोड़ा जाए तो परिपथ की कुल धारा का मान घट जाएगा। ये तो कोई भी कह सकता है कि यदि सर्किट बंद है, उसमें बहुत सारे बल्ब जोड़ दिए जाएं श्रेणी क्रम में, तो धारा घट जाती है। अगला कह रहा है कि इलेक्ट्रिक वायर हेतु अंतर्राष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प न्यूट्रल वायर के लिए दर्शाया जाता है? तो न्यूट्रल वायर के लिए जो नीला या काला दिखाया जाता है, नीला या काला दिखाया जाता है, जबकि लाल किसके लिए दिखाया जाता है? तो जिसमें धारा बहती है। जबकि हरा किसके? तो न्यूट्रल के लिए, जो मतलब जो धरती से जोड़ा जाता है भू तार के लिए, ठीक है। पीला कोई नहीं होता, बस ये तीन होते हैं, नीला या काला, हरा और लाल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल पूछा था तो नीला हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि विद्युत परिपथ में होते हैं, तो क्या होते हैं? तो जिसमें बहुत सारी चीज़ें वही होगा, क्योंकि विद्युतीय घटक देखिए, लास्ट वाला ऑप्शन देखिए, विद्युतीय घटक होते हैं, संयोजी तार होते हैं, सेल और प्लग कुंजी होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि विद्युत कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के, श्रेणी और समांतर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है कि बंद विद्युत परिपथ में वोल्टेज और दिष्ट धारा का अनुपात क्या रहता है? तो स्थिर रहता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। चित्र में दिखाए गए संकेतों को विद्युत परिपथ के संदर्भ में क्या कहते हैं? तो ऐसा संकेत यदि दिखाया गया तो उसे विद्युत बल्ब कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। कह रहा है कि जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो करंट का मान कितना होता है? तो एक ही रहता है, ऑप्शन नंबर डी। श्रृंखला में जुड़े हों मतलब कि श्रेणी क्रम में जुड़े हों, तो परिपथ में प्रतिरोध का मान क्या होता है? एक ही रहता है। कह रहा है कि अगला, विद्युत धारा का एक सतत और बंद मार्ग क्या कहलाता है? तो हमेशा विद्युत परिपथ कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। सतत और बंद मार्ग क्या कहलाता है? विद्युत परिपथ कहलाता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है कि ऐसे वायर जो घरों में बिजली संचारित करते हैं उनमें किसकी कोटिंग की जाती है? तो पॉलीवाइनिल क्लोराइड की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है किरचॉफ वोल्टता नियम के नियमानुसार किसी संवेद पासा में सभी IR तथा EMF का बीजगणितीय योग होता है, तो वह कितना होता है? तो शून्य होता है। IR मतलब धारा है, वो धारा गुणे प्रतिरोध, और EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल है, तो इनका योग हमेशा क्या होता है? शून्य होता है, यही पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए परिपथ में 6 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा ज्ञात करिए। जो प्रवाहित धारा होगी वो 0.55 एम्पियर होगी, याद रखिएगा। कैसे होगी तो आप निकालना देख सकते हैं यहाँ पे, और नहीं तो आप अपने तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत पढ़ा है इस चीज़ को। तो 6 एम्पियर में पूछ रहा है, तो 6 एम्पियर में कितना ये आएगा उसको निकाल लेना है, तो आ जाएगा 0.55 एम्पियर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है? तो बैटरी का उपयोग विभवांतर उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला कह रहा है कि इनमें से कौन सा परिपथ एक क्रियाशील घटक है? परिपथ में कौन क्रियाशील घटक है? तो ट्रांजिस्टर। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा।
अगले क्वेश्चन पे कह रहा है कि एसी परिपथ में आमतौर पर निम्नलिखित में से किसके कारण शक्ति हानि होती है। तो किसके कारण, तो केवल प्रतिरोध के कारण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। प्रतिरोध होगा तभी तो धारा में हानि होगी, शक्ति में हानि होगी। अगला कह रहा है सर्किट श्रृंखला में प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो सर्किट के माध्यम से धारा का मान कितना होता है, तो एक ही रहता है। यदि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रृंखला क्रम में या श्रेणी क्रम में, तो प्रतिरोध जुड़े हैं तो धारा का जो मान होता है एक ही रहता है। अगला कह रहा है कि दिए गए परिपथ में का प्रवाह वामावर्त है। तो किसका प्रवाह वामावर्त है, तो इलेक्ट्रॉनों का। जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है वह कैसा है, वामावर्त है। कैसे, आपने बता दिया कि जिस दिशा में धारा बहती है उसके विपरीत हमेशा इलेक्ट्रॉन बहते हैं, इतना याद रखिएगा। धारा जिधर बहेगी तो उसके विपरीत में हमेशा इलेक्ट्रॉन बहेंगे। तो आप देखिए जिधर की तरफ एरो लिख रहा है वो धारा बह रही है, तो धारा के हमेशा विपरीत क्या बहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन बहेंगे। वही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि जब मुख्य तार से ली गई विद्युत धारा 10 एम्पीयर से अधिक हो तो अधितापन होकर आग लग जाती है, इसे क्या कहा जाता है। तो अभी तो मैंने ऊपर बताया था कि इसे अधिभारण कहते हैं, मतलब अधिक भार हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है परिपथ में विद्युत प्रवाहित करने का केवल एक मार्ग होता है, तो कौन सा मार्ग होता है, वो श्रेणी क्रम होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे कह रहा है कि एक विद्युत परिपथ आरेख में सेल के चिन्ह में एक लंबी और एक छोटी रेखा होती है। तो लंबी रेखा इसके टर्मिनल को दिखाती है, तो लंबी रेखा किसको दिखाएगी हो, तो धनात्मक टर्मिनल को। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि कई बल्ब एक परिपथ में समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो अन्य बल्ब क्या करेंगे, जलते रहेंगे। इसमें जिसमें जलता हुआ दिया होगा उसको सही कर देंगे। तो कह रहा है कि कुछ फट जाएंगे, अन्य सभी बल्ब जलते रहेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। समांतर में कोई एक फ्यूज हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, श्रेणी में एक बीच में फ्यूज हो जाएगा तो सभी बंद हो जाएंगे। अगला कह रहा है कि विभिन्न विद्युत परिपथ के सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का आधारित उपकरण क्या कहलाता है। तो इसे हम लोग फ्यूज कहते हैं। फ्यूज तार मतलब वही फ्यूज जो लगता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समांतर परिपथ में यदि किसी खराबी के कारण एक विद्युत उपकरण कार्य करना बंद कर दे तो सभी अन्य विद्युत उपकरण क्या होता है उनके साथ, तो सभी सामान्य रूप से कार्य करते रहेंगे, क्योंकि समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है ना। समांतर क्रम में एक खराब हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कि एक सर्किट आरेख में दिए गए प्रतीक का उपयोग किसके लिए होता है, किस प्रकार किया जाता है। तो इसको कहते हैं प्रतिरोध नियंत्रक कहते हैं, प्रतिरोध नियंत्रक या धारा नियंत्रक। तो इसमें क्या कह रहा है कि सर्किट में दिए गए प्रतीक का उपयोग यहाँ पे प्रतिरोध के लिए यूज हुआ है, तो सिर्फ इसको हम क्या कहेंगे, प्रतिरोध का एक प्रतिरोधी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाना चाहिए इसका सही जवाब। हाँ, डी दिया हुआ है, प्रतिरोध का एक प्रतिरोधी। कह रहा है कि अगला फिर देखिए प्रतिरोध दिया है और उस पर एक एरो लेकर लगाया है। तो कह रहा है कि संकेतों का उपयोग किस विद्युत सर्किट के लिए किया जाता है, तो इसे रियोस्टेट के लिए प्रयोग किया जाता है। रियोस्टेट की हिंदी होती है धारा नियंत्रक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऊपर से एक क्या किया है, एक तीर भी ले आया है। वो तीर इधर उधर घूमती रहती है, घूमेगी तो धारा कम बेसी करती है, मतलब धारा को नियंत्रित करती है। रियोस्टेट उसे बोलते हैं इंग्लिश में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। कह रहा है अगला कि उक्त प्रतीक का प्रतिनिधित्व करता है, तो यह इस कैसा है, तो वोल्ट मीटर लिखा हुआ है तो यह एक वोल्ट मीटर का प्रतिनिधित्व करेगा। अगला लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक बार देख लीजिए। वोल्ट मीटर का कैसा है, एमीटर का कैसा है, प्रतिरोध का कैसा है, धारा नियंत्रक का कैसा है, देख लीजिए। विद्युत सेल का कैसा है, तो ये सब सिंबल पूछ सकता है। अब आगे देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक 4 ओम के प्रतिरोध और 5 वोल्ट की बैटरी के स्रोत के साथ समांतर क्रम में संयोजित होते हैं तो परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान कितना होगा, तो यह होगा 10 एम्पियर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि ऐसे ही हम लोग अपनी आगे की वीडियो भी कवर करते रहेंगे और आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए और हमारे साथ जुड़ना ना भूलिए। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्त, क्योंकि आपका यही हम लोगों के लिए मोटिवेशन है। आपका सब्सक्राइब करना, आपका शेयर करना, यही सब कुछ है हम लोगों के लिए। हम आपसे पैसे की उम्मीद नहीं करेंगे, हम आपसे मोटे गिफ्ट की उम्मीद नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक सपोर्ट की उम्मीद करेंगे जो आप दे सकते हैं। सिर्फ आप एक अपना एक
टच करके सब्सक्राइब वाली बटन पर। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।